वेलकम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की जो क्लास है वो केमिस्ट्री का क्लास होने वाला है। केमिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका आज ये चौथा लेक्चर होने वाला है। चैप्टर का नाम है विलियन सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर है उसे आज हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। और आज हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं चलो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो टॉपिक है इसे हमने पहले ही पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 2 के अंदर में। उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। मोलरता, नॉर्मलता, मूलता, इनकी जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो हमने सेकंड लेक्चर में की थी। लास्ट में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था अणु संख्या गुणधर्म। और मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे। सो आज की इस क्लास के अंदर में ये जो चारों टाइप्स है उसे हम अच्छे से देखने वाले, इसकी थ्योरी देखने वाले, इसके न्यूमेरिकल देखने वाले। और मैं आपको बता दूं ये जो 4 टॉपिक है ना, इसमें से एक टॉपिक 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और बहुत लंबे चौड़े में आएगा। मतलब 3 से 4 नंबर में ये जो क्वेश्चन आंसर है वो आता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये अच्छे से करना होगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैं एक एक जो लाइन बाय लाइन जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चला जाता है। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ जितने भी यहाँ पर चीज़ें हमें पढ़नी होती है कम टाइम में मैं आपको बताऊँ, ताकि आपको रिविजन के लिए, नोट्स बनाने के लिए, सबके लिए प्रॉपर समय मिल सके। स्कूल कोचिंग वगैरह भी मैनेज करना होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यार इसे शॉर्ट फॉर्म में बताया जाए। पूरा का पूरा चीज़ जल्दी कवर कवर हो जाएगा और साथ ही साथ समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैं बहुत ही ईजी वर्डों में आपको बताता हूँ और बहुत ही छोटा नोट्स मैं आपको ला के देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे पढ़ सके। सो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये जो टॉपिक है अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके कितने टाइप्स होते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है विलयन के वे भौतिक गुण जिसमें क्या होता है, जो विलयन के उपस्थित गुण कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये है कि एक विलयन होता है, मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर में क्या होता है, विलायक और विलय होता है। विलयन में विलायक और विलय होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों की जो कड़ी की संख्या है ना, समझो इसके अनुपात को ही हम यहाँ पर कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। अब यहाँ पर क्या होता है, इनके कणों की संख्या को ले रहे हैं, न कि यहाँ पर कणों की प्रकृति को ले रहे हैं। प्रकृति का मतलब क्या है भैया, वो द्रव है, ठोस है, गैस है, ये चीजें हम नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनकी संख्या को देख रहे हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कणों की संख्या को देख रहे हैं, उनके अनुपात को देख रहे हैं। उस पर निर्भर करता है, न कि विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। नॉर्मल सा था, परिभाषा आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है। अब इसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 4 टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ था। पहला टाइप है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। ये चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन, और उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे पराशरण दाब। ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो सबसे पहला जो टॉपिक है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, ये देख लेते हैं। इसकी थ्योरी आपको देखने के लिए मेरे होगी। थ्योरी आपको नोट डाउन करना है कॉपी में, और उसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल है वो एक बार देख लेंगे ऊपर ऊपर से। यहाँ पर थ्योरी क्या बोलता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो विलायक होता है, विलय प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर विलयन बनाता है। तो जो विलायक होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी ज्यादा क्या होती है, यहाँ पर मात्रा होती है, वो विलायक होता है। तो ये जो विलायक है इसमें हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं, जो कि वाष्पीकृत नहीं हो सकते। उसमें अच्छे से वाष्पीकृत मतलब घुल नहीं सकता, समझो। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें विलय मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। वाष्प दाब में आई इस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। मैं आपको बता दूं अवनमन का मतलब होता है कमी और उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। अब यहाँ पर मैंने आपको टाइप बताया था जिसमें अवनमन है जिसका मतलब कमी होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, अवनमन फिर से आया मतलब कि फिर से कमी होगी, मतलब वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन मतलब वाष्प दाब में कमी आ रही है। इसमें क्वथनांक में उन्नयन, इसका मतलब ये है क्वथनांक जो है मतलब कि ये जो है बॉइलिंग पॉइंट होता है जहाँ पास कोई चीज पिघलनी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर उसका हम लोग देखेंगे वृद्धि कि कितने यहाँ पर में डिग्री में वहाँ पर जो है कोई भी सामान जो है वो पिघलता है, वो देखेंगे। फिर हिमांक में अवनमन है मतलब कि हिमांक में गिरावट देखेंगे। हिमांक क्या है, यहाँ पर हम देखेंगे कोई चीज कितने टेम्परेचर पे जमती है, वो चीज यहाँ पर आ जाती है। लास्ट में है पराशरण ताप, जो कि बायोलॉजी के अंदर भी हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि भाई इसमें क्या क्या चीजें बोल रही थी, जब ये शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में कम हो जाता है। वाष्प दाब में आई हुई इसी कमी को हम कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। इसका अगर सूत्र आपसे पूछा जाए, फार्मूला पूछा जाए, तो आपको लिखना है P बराबर में पी नॉट ए एक्स सी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ था, ये हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम में।
अब हम क्या करेंगे, इसी चीज को लेंगे और हम इसका न्यूमेरिकल जो है वो बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले बात आपको थ्योरी जो है वो थोड़ी सी समझनी है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भाई यहाँ पर कमी हो रही है। कौन सी कमी हो रही है, यहाँ पर डायरेक्ट ये बोला जा रहा है कि भाई विलेज है वो कम है, समझो यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ था कि भैया ये पी ए है वो हम किसके लिए लेते हैं, विलायक के लिए लेते हैं। पीबी जो है वो विलेय के लिए लेते हैं। तो यहाँ पर विलेय को हम कम मान लेते हैं। इसका मतलब ये है विलेय का जो वाष्पशील है या अवाष्पशील जो पदार्थ हम डाले विलेय डाल रहे हैं उसे हम लोग नगण्य मान लेंगे, बहुत ही कम मान लेंगे, उसे 0 के बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पास क्या होगा, पी टोटल बराबर हमने ये ले लिया जो कि राउल के नियम से हमें मिला हुआ था, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये जो अपना विलेय का अवाष्पशील जो विलेय है उसको हम लोग नगण्य मानते हैं, मतलब एकदम 0 मान लेते हैं, बहुत ही कम मान लेते हैं। जैसे हम 0 मानते हैं तो ये जो पार्ट है वो हट जाएगा, ये पार्ट हटेगा, हमारे पास बच जाएगा पी टी, मतलब कि जो पी टोटल है उसके बराबर में पी नॉट ए एक्स ए हमारा बच जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, एक फार्मूला लगाएंगे। एक फार्मूला मैंने आपको बताया वो था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे, एक्स ए का यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, जो जैसे इससे चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो इससे जाके वो माइनस में हो जाएगा, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस में एक्स बी। अब ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स ए का जो मान है उसे हम पुट कर देंगे इसके अंदर में यहाँ पर, और जैसे उसे पुट करेंगे हमें कुछ वैल्यू मिलेगी, उसे हम जैसे सॉल्व करते हैं हमारा जो मेन यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाव निकल के आ जाएगा एक्स बी। मैंने आपको बताया था एक्स क्या होता है, एक्स जो है किससे प्रदर्शित किया जाता है, जो मोल प्रभाव हमने पढ़ा था उसे एक्स से डिनोट किया जाता है, एक्स ए और एक्स बी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें वो फार्मूला मिल जाता है, एक्स बी बराबर क्या मिलता है, पी नॉट ए माइनस में पी टी बटे में पी नॉट ए, यहाँ पर हमें मिल जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस में विलयन का वाष्प दाब, और उसके टोटल बटे में देखा जाए तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यही है, इसे हमने हिंदी में लिखा हुआ है बस आपको समझाने के लिए और मेरे समझने के लिए, क्योंकि ये मेरा ही नोट्स था। इसके बाद यहाँ पर देखा जाए आगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये डेल्टा पी है जो कि आपको पता होगा, डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस में पी बटे में पी नॉट यहाँ पर है। अब ये चीजें आपको लिखनी है, पी नॉट यहाँ पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और पी जो है विलयन का यहाँ पर वाष्प दाब है। अब बस मैं आपको यहाँ पर बताएंगी कि ऐसे ही प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर अवनमन का जो सूत्र है वो डिराइव करना है। सिंपल सा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है, आपको बताना है कि इसमें कमी आती है जो कि होती है यहाँ पर वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। फिर आपको राउल का नियम जो हमने पढ़ा हुआ था, जो सूत्र हमने डिराइव किया होता वो आपको लिखना है, और फिर इसमें विलय का जो अवाष्पशील विलय है उसे हम लोग नगण्य मान लेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। ये वाला सूत्र आके हमें ये सूत्र निकालना है, ध्यान इसके बाद इसे हिंदी में आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं चाहो तो इतना भी करके आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। मैं अगर एक एक सॉल्व करूंगा तो काफी लंबा टाइम चला जाएगा, बट ये लिखा हुआ है इसलिए बहुत ही कम टाइम में हम सभी से समझ रहे हैं। इसका अगला यहाँ पर जो टॉपिक है वो यहाँ पर से क्वथनांक में उन्नयन। जैसे कि मैंने बताया क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्या, यहाँ पर से बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब भी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज ऐसी जो कि कितने टेम्परेचर पे पिघल जाती है या भाप बनना स्टार्ट होती है। हम वाष्प दाब का है, मतलब मान लेते हैं एक मैं जार लेता हूँ, जार में पानी लेता हूँ और इसे मैं गैस के नीचे रख के क्या करूँगा, जलाऊंगा, और फिर क्या होगा, जो पानी है वो बनना स्टार्ट होगा। तो कितने डिग्री सेल्सियस पे ये बनना स्टार्ट होता है, तो वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये तो आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बनना स्टार्ट होता है, मतलब कि यहाँ क्वथनांक में उन्नयन हो रहा है। 100 डिग्री से ऊपर हमें ले जाना है तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। सिंपल था। इसका देखो, जब इसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिला जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है। इस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होती है। अतः विलयन के क्वथनांक विलयन में अधिक हो जाता है, मतलब विलायक जो है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। क्वथनांक जो है विलायक जो है वो अधिक हो जाता है। सिंपल से यहाँ पर ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो सिंपल से यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब हम लोग क्या करते हैं विलायक जो होता है उसमें अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसमें होता क्या है, वाष्प दाब वो कम हो जाता है। और चूंकि हमें ये पता है, जब हमने यहाँ पर पढ़ा कि भाई यहाँ पर वाष्प दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब जो है उसके बराबर होना चाहिए, तब जाके उसे हम लोग क्वथनांक कहेंगे। तो उसे बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, उससे बराबर करने के लिए हम यहाँ पर विलयन का जो क्वथनांक विलायक से अधिक कर देते हैं। मतलब वो विलय से कम था ना, विलय मिलाने से कम हो गया था, तो हम लोग ज्यादा करने के लिए विलायक जो है उसके बराबर ला लेते हैं या उससे जो है अधिक कर देते हैं क्वथनांक विलायक से।
सो यहाँ पर हम इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं, थ्योरी आपको याद करनी है, नोट करनी है। अब इसके बाद न्यूमेरिकल की बात की जाए तो इसमें आपको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। ग्राफ आप बना सकते हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन बनता है टीचर के सामने कि ग्राफ ही बना हुआ है और इससे नंबर भी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। चाहो तो आप ग्राफ बना सकते हो, नहीं बनाना है फिर भी आप मत बनाइए, मतलब जैसा आपको सही लगे आप बना सकते हो। बाकी यहाँ पर से कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसकी गणना कैसे करनी है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं जल का क्वथनांक, जैसे मैंने आपको बताया 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बनने स्टार्ट होता है। अगर इसे कैल्विन में देखा जाए तो 373.15 कैल्विन में यहाँ पर बनने स्टार्ट होता है। नमक मिलाने पर ये जो है वो बढ़ जाता है, मतलब कि यहाँ पर से 100 डिग्री सेल्सियस था, नमक अगर हम पानी में मिलाते हैं तो उसे उबलने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा नमक मिलाने से। या फिर आप चाहो तो शक्कर भी मिला सकते हो। बाकी यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी यहाँ पर हो जाएगा, टी बी माइनस में टी नॉट भी हो जाएगा। बस ये आपको समझना है, बस ये चीज़ें याद करनी है। बाकी आपको ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ आपसे देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ें दी हुई है। बस यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि भैया ये जो है किसके समानुपाती होता है, मोललता के। और फिर यहाँ पर नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये याद करनी हो तो आप कर सकते हो। बाकी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ग्राफ एक बार जरूर से देख लेना, अब बना के देखना है। ग्राफ आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें क्या है, ये वाष्प दाब का है जो कि एक ग्राफ है और नीचे यहाँ ताप है, मतलब ताप और वाष्प दाब के यहाँ सापेक्ष पे हम ग्राफ खींच रहे हैं जो कि क्वथनांक में उन्नयन का होने वाला है। और इसमें हम देखते हैं कि विलायक और ये जो विलयन है भैया उसमें क्या हो रहा है, विलयन का क्वथनांक और विलायक का जो क्वथनांक है वो एक दूसरे को क्या कर रहा है भैया, कैंसल आउट कर रहा है। और कैंसल आउट करके क्या कर रहा है, जो हमने यहाँ पर अवाष्प विलय मिलाया था उससे हो क्या रहा था, जो हमारा तापमान है मतलब वाष्प दाब है वो कम हो गया था। वाष्प दाब को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे थे, विलायक का जो क्वथनांक है उसे अधिक कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि भाई यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विलायक का क्या है क्वथनांक है वो अधिक हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है, इसलिए ये वायुमंडलीय जो वाष्प दाब है उसके बराबर हो जा रहे हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर आपको बतानी थी और ये जो सिंबल है वो आप अच्छे से देख सकते हो। बाकी यहाँ पर ये जो टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। इसका अगला टॉपिक देखते हैं जो कि इसका अगला प्रकार है जो कि है मोललता और नयन स्तर। नहीं, ये वाला टॉपिक नहीं था, ये इसी का ही पार्ट था, एक से इसका ही पार्ट था ये। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो फार्मूला है वो यही वाला फार्मूला है, चाहो तो आप लिख सकते हो। इसका अगले यहाँ पर हम टॉपिक देते हैं जो कि यहाँ पर है हिमांक में अवनमन। अब ये जो टॉपिक है भैया ये क्या होता है, हिमांक में अवनमन क्या होता है। सिंपल सा नाम देखो, हिमांक मतलब क्या है भैया, फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर इसका मतलब ये है पानी को अगर हम किसी फ्रिज में डालते हैं तो भाई वो जो है वो जमना स्टार्ट होता है। कब जमना स्टार्ट होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर से वो उससे अगर कम होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड फॉर्म से वो जो है ठोस अवस्था में जाना स्टार्ट हो जाता है। परिभाषा की बात की जाए तो आपको क्या लिखना है, किसी द्रव का वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में रहती है। ठीक है। इसके बाद जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय में रह जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। ये सिंपल सी बात थी, हमने 2 बार देखा, ये तीसरा बार है। क्या हो रहा है, जब भी हम विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका जो वाष्प दाब है वो कम हो जाता है। जैसे ही कम होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका परिणाम यह होता है कि विलयन का हिमांक विलयन के विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और इसी कमी को हम लोग हिमांक का अवनमन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डेल टी एफ से दर्शाते हैं। अब सिंपल सा ये है कि यहाँ पर सब कम हो रहा है वाष्प दाब, तो हो रहा है ये कि भाई हिमांक में अवनमन हो रहा है, हिमांक में गिरावट आ रही है। ठीक है, हिमांक में गिरावट आ रही है। अब ये चीजें देखते हैं कि भाई इसका न्यूमेरिकल कैसा होने वाला है। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर न्यूमेरिकल उतना अच्छा नहीं है, सो एग्जांपल के टाइप में अगर देखा जाए तो सिंपल से क्या हो जाएगा, देखो जल तो हिमांक कितना होता है, मैंने आपको बताया 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर जो है कोई भी पानी वगैरह है वो यहाँ पर जमना स्टार्ट हो जाता है। अब जल का यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में देखा जाए 273 केल्विन जो है यहाँ पर होने वाला है। यदि हम नमक इसमें मिला देते हैं, यहाँ पर समझ जाते हैं जो है NaCl मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड जो है वो मिला देते हैं, तो हिमांक में क्या हो जाता है, कमी आ जाता है, कम हो जाता है। इसका देखा जाए बर्फीले इलाकों में सड़कों पर जमी बर्फ पिघलाने के लिए नमक डाला जाता है, जिससे हिमांक कम हो जाता है और बर्फ पिघलने लगता है। इसका मतलब ये है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमना स्टार्ट होता है। बट जब हम क्या करते हैं, ये वाली क्रिया करते हैं, ये वाला जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो करते हैं, तो होता ये है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस हट जाता है और फिर जो बर्फ है वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें कमी आ जाती है। सिंपल से ये है कि उसमें कमी आ जाती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर भी वो पिघलना मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा समझो कि वो जमता नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर में डेल्टा नॉट एफ माइनस में डेल्टा टी एफ, ये आपको लिखना है। आप इनमें भी डेल्टा लगा सकते हो, इनमें भी डेल्टा लगा सकते हो। बाकी अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर आप ये वाला फार्मूला जो है लिख सकते हो। बाकी इसके आगे की हिस्सा देखा जाए तो इसमें क्या ही है, विलायक की 100 ग्राम जो विलय है 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल
उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और फिर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लिख लेना है, जो कि हमने पहले भी देखा हुआ था। सिंपल सा था। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब अगला जो टॉपिक है, जो कि लास्ट यहाँ पर है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके 2027 के लिए। 2027 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पूछा जा सकता है कि भैया ये जो पराश्रयण क्रिया है वो क्या होता है। पराश्रयण के कुछ प्रकार होते हैं जो कि आपको पढ़ने नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ही पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पर से संपराश्रयी विलयन वो क्या होता है वो आपको बताना है, और फिर पराश्रयण दाब का यहाँ पर जैविक महत्व जो है वो आपको बताना है। आप सिंपल सा यहाँ पर आंसर देख सकते हो। किसी विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर देने पर विलायक के अणुओं का विलायक अर्थात कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन में होने वाला स्थानांतर जो है, मतलब कि स्वतः प्रवाह पराश्रयण कहलाता है। सिंपल से मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है, आपने बायोलॉजी में ही पढ़ा होगा। एक होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसमें हम बहुत सारे अणु डाल देते हैं, और ये जो अणु है वो क्या होता है, यहाँ से पार करके जाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली से पार करके जाता है, जो छेद होते हैं उससे, और यहाँ पर जब पार करके जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, अधिक सांद्रता होता है। मतलब कि सिंपल से देखा जाए, जहाँ पर अधिक सांद्रता है वहां से वो पार करके जाता है। अब जैसे वो पार करके जाता है तो उस क्रिया को वो स्वतंत्र रूप से क्या है, प्रवाह होने लगता है। और जैसे वो प्रवाह होता है उस क्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पराश्रयण कहते हैं। पराश्रयण की क्रिया कहते हैं। मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली से अगर वो दूसरी ओर जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पराश्रयण। अब सिंपल सा ये था। अब आपको यहाँ पर सीखना है समपराश्रयी विलयन क्या होता है, जो कि 2024 में यहाँ पर पूछा गया था छत्तीसगढ़ के अंदर में। आपको यहाँ पर सीखना है ऐसे विलयन जिसका पराश्रयण दाब किसी निश्चित ताप पर समान होना चाहिए। चूंकि पराश्रयण दाब सांद्रता अणुसंख्यक गुणधर्म पर निर्भर होता है, अतः समपराश्रयी विलयन की मूलरताएं समान होनी चाहिए या समान होती है। आपको लिखना है W1 बटे में M1 और फिर W2 बटे में M2। मतलब यहाँ से आपको बराबर कर देना है। अगर वो बराबर है तो समपराश्रयी विलयन हो जाता है। मतलब कि अर्धपारगम्य झिल्ली का इस साइड और इस साइड दोनों बराबर होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो पराश्रयण दाब का जैविक महत्व देखती है। तो इसमें क्या लिखना है आपको, पराश्रयण दाब के मापन से विलयन की आर्थिक, यहाँ पर क्या भी है, आणविक है आई थिंक, सॉरी मतलब पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। हाँ, पराश्रयण दाब के मापन से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। पराश्रयण दाब के मापने से प्रोटीन बहुलक तथा विषाण अणुओं के आणविक द्रव्यमान की गणना की जा सकती है। सो आपको ये चीज़ें समझनी थी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मेरा जो गला है वो थोड़ा सा अटका अटका मुझे लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है एंड इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। बाकी आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसमें उतनी भी समझने की बात नहीं थी। बस आपको क्या करना है, ये जो थ्योरी है वो आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी के अंदर में, और ये चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है। ये उतना ज़्यादा समझने की नहीं थी। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चैप्टर जो है कंप्लीट कर रहे हैं। आप बोलेंगे फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ जी, फॉर्मेलिटी के लिए ही हम यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट करें। अब फॉर्मेलिटी कैसी है तो देखो मैं आपको बता दूँ, हमें एक बार सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना चाहिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर सके। आपको ये तो पता है कि भाई अच्छे मार्क्स चाहिए, अगर आपको टॉप करना है तो आपको हर एक चीज़ पढ़ना होगा। बट मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हर एक चीज़ हमें पढ़ना होता है, लेकिन एग्जाम टाइम में सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि भाई जो एग्जाम में आएगा वही जो पढ़ना होता है। इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है जो आपकी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट हो और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। और यहाँ पर हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट तो होते हैं, उसके साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट चीज़ें भी होती है जिसे आपको समझना होता है। अब जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हो उसके बाद आप पीवाई की जो है वो सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है हमारा, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले पीवाई की सीरीज। पीवाई की सीरीज में हम क्या करेंगे, हर एक सिंगल क्वेश्चन एक एक वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 5 मिनट में हो, 2 मिनट में हो या 1 घंटे में भी हो। सो हम करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो पीवाईक्यू से ही आते हैं। मुश्किल से 5 से 10% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग होते हैं, बाकी सभी पीवाईक्यू होते हैं। अभी फुल टाइम है आपके पास तो आपको पीवाईक्यू ही करना है। बस आपको एक बार जो है लेक्चर देखना है, चैप्टर कंप्लीट करना है, आपको जो बेसिक है वो पढ़ना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना है। पीवाईक्यू बार बार आपको करना है ताकि आप अच्छे से समझ सके, आपके एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो सके आप। सो आपको यही चीज़ें करनी है, पीवाईक्यू ही करनी है। बस आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक के लिए ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी जैसे समझो वो चीज़ आपको कंप्लीट करनी होती है। आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है यार। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो गया। इसका जितने भी चैप्टर आने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसका जितने भी चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री के अंदर
सभी के सभी वन शॉट होने वाले हैं। हाँ जी, वन शॉट होने वाले, एक चैप्टर एक वीडियो के अंदर में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो वन शॉट आने वाला है ना, उसमें हम एकदम डिटेल से नहीं जाएंगे। वैसे तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, ताकि आपको समझ में आए। बिना बेसिक के हम स्टार्ट ही नहीं कर सकते केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री भाई बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट में से एक है, मुझे भी टफ लगता था, एंड थोड़ा टफ तो अभी भी मुझे लगता है, खासकर ठीक है रिएक्शन टाइप में। सो मैं आपको कराऊंगा, सारी चीज़ें वन शॉट के अंदर में कराने वाला हूँ, एंड ताकि हमें टाइम जो है वो प्रॉपर मिल सके प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए। सो हमें वही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप ये जो चैप्टर है उसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। एंड फिजिक्स का क्लास अब स्टार्ट होने वाला है। जो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था, काफ़ी दिन हो चुके हैं, उसे हम लोग एंड करने वाले हैं, कुछ दिनों में एंड हो जाएगा। उसके भी कुछ यहीं पर 4-5 लेक्चर आने वाले हैं। और हाँ, स्पेशली मैं आपको बता दूँ, फिजिक्स के लिए एक वीडियो आने वाला है, हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स, मतलब कैसे आपको फिजिक्स है वो पढ़ना होगा, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। केमिस्ट्री बायोलॉजी के ऊपर भी अलग से एक और वीडियो मैं बना दूंगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।